देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने अ, आप लोगों के एनईसी कोड 2011 को जाना और साथ साथ में उसके बाद में हमने दूसरी क्लास जो ली थी वो थी ओम्स लॉ से संबंधित कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो एक बार जो अपनी क्लास है सेकंड क्लास है उसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते हुए हम आगे तरफ पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं ओम का नियम। यह नियम कब दिया? 1828 में। किसने दिया था? जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जीएस ओम और इसका पूरा नाम क्या था? जार साइमन ओम। ओम का नियम जो होता है यह भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अब वो भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो सकता है और पदार्थ की प्रकृति हो सकती है। इन सब पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है और आपको बता देता हूं कि इन सब अवस्थाओं को हमेशा क्या किया जाता है? नियत बनाया जाता है, तभी ये नियम क्या होता है? काम कर पाता है। ओम का नियम जो होता है लागू होता है, ये केवल लागू होता है कहां, किन पर लागू होता है? चालक या कंडक्टर या संवाहक। ध्यान रखें, ये कहां लागू होता है? ओम का नियम लागू होता है, चालक है, कंडक्टर है, संवाहक, एक ही नाम है, इन सब पर लागू होता है। ओम का जो नियम है यह नियम साधारण भाषा में या साधारण रूप में क्या होता है? V बराबर आई आर। और सदिश रूप में क्या होता है? J इजिकल टू सिग्मा E। तो ये सब हमने जाना था। ओम का नियम जो होता है, मैंने कहा कि यह नियम जो होता है स्थूल रूप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थूल रूप या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहा जाता है। ओम का नियम जो होता है यह एक ग्राफिकल व्यक्त होता है। कैसे? ये देखें, ऐसे करके। टेन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन आर, आई अपॉन बी। ठीक है ना? तो ग्राफिकल इसको इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा और भी कहा कि जो सबसे पहले ये ओम्स लॉ था वो कहां किस पर दिया गया? एक मरकरी पदार्थ के ऊपर प्रैक्टिकलाइज किया गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था कि अगर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ये सब मैंने बताया, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, लंबाई और पदार्थ की प्रकृति सभी स्थिर रखी जाए और इसमें प्रवाह कराई जाए, इसमें धारा प्रवाह कराई जाए, तो इस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वो धारा के प्रवाह के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। तो इस प्रकार के कथन को ओम का नियम कहा जाता है। ओम के नियम संबंधी और भी जानकारी दी कि भाई ओम का नियम होता है वह एक डीसी के लिए परफेक्ट लागू होता है, एसी के लिए नहीं। एसी के लिए अगर हम कंडीशन बना देते हैं Z बराबर R, इट मींस रेजिस्टेंस इंपीडेंस के इक्वल कर दिया जाए, मतलब उसका पावर फैक्टर इकाई हो जाए, तो वहां ये आसानी से लागू हो जाता है। फिर मैंने कहा कि ओम का नियम कहां लागू नहीं होता है? तो आर्क लैंप होते हैं, मेटल रेक्टिफायर होते हैं, ठीक है, और अर्धचालक पदार्थ होते हैं, वैक्यूम ट्यूब होते हैं, या उन पदार्थों में जिनमें धारा प्रवाह कराने पर ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है, वहां ये लागू नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस पदार्थों में लागू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को जानकारी दी थी कि ओम के नियम से संबंधित। अब बात आगे तरफ बढ़ाते हैं हम लोग। ओम के नियम के माध्यम से
एक आर जो था रेजिस्टेंस कांस्टेंट का निर्माण हुआ था, जिसको बोलते हैं अपन प्रतिरोध नियतांक। प्रतिरोध नियतांक। तो आज हम जो पढ़ाई करेंगे, हम इस क्लास के अंदर प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध से संबंधित नियम क्या है, ठीक है ना। देखते हैं। तो आपका इस टॉपिक में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पहला टॉपिक पढ़े थे एनईसी कोड, इंट्रोडक्शन ऑफ एनईसी कोड, अर्थात एनईसी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के परिचय के बारे में, 2011 परिचय के बारे में। दूसरा पढ़ा हमने ओम का नियम, और तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग अब प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध से संबंधित क्या है नियम, ठीक है ना। पहला टॉपिक हमने कौन सा पढ़ लिया था, एनईसी कोड, एनईसी 2011। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन प्रतिरोध या रेजिस्टेंस व संबंधित नियम, रिलेटेड नियम, ठीक है ना। तो प्रतिरोध व प्रतिरोध संबंधित नियम, तो तीसरा टॉपिक है। तो आप सभी को अपनी नोटबुक में डाल लेना है प्रतिरोध, ठीक है ना। क्या डालना है, प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात आती है कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है ये है क्या। देखो, रेजिस्टेंस एक ऐसा टर्म्स है, एक ऐसा शब्द है जो सांसारिक व्यवहारिक तौर पर उपयोगी होता है, और इस प्रकार का जो शब्द है वो एक बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में भी यूज है, व्यवहारिक रूप में भी यूज है। तो कैसे, तो इसका मतलब है क्या चीज, तो रेजिस्टेंस का शाब्दिक अर्थ जाने तो वो अर्थ क्या है, रुकावट। किससे है, रुकावट से, ठीक है ना। प्रतिरोध जो होता है, इसकी परिभाषा देखें, किसी पदार्थ का वह गुण, वह गुण जो बहने वाली धारा में रुकावट डालता हो, रुकावट डालता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और एक परिभाषा और बनाएंगे हम लोग यहां पर, चालकता के व्युत्क्रम को भी प्रतिरोध कहते हैं, को भी प्रतिरोध कहते हैं। तो चालकता के व्युत्क्रम को भी क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक क्या होता है, ओम, क्योंकि इसके पापा कौन थे, जीएस ओम, ऐसा ही पद्धति में इकाई। और क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, और क्या है, महो, महो इनवर्स या सीमेन इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो इसका सूत्र, सूत्र है इसका, फॉर्मूला है, क्या है, आर बराबर वी अपॉन आई, और क्या है, आर बराबर 1 अपॉन जी, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके सूत्र है प्रतिरोध को निकालने संबंधित, आर बराबर बी अपॉन आई और आई अपॉन जी। यहां आप देख रहे हो यूनिट जो बनाई है ना, ये वाली यूनिट तो मैंने इस सूत्र से बनाई है, क्योंकि वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, और धारा की क्या होती है, एम्पियर। तो क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। और यहां जो महो या सीमेंस होते हैं, बताइए चालकता की मात्रा इकाई क्या होती है, महो। जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, महो इनवर्स, महो इनवर्स या सीमेन इनवर्स। तो प्रतिरोध क्या है और बता देता हूं, यह संसार के
प्रत्येक पदार्थ में उपस्थित होता है, पदार्थ में उपस्थित होता है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी। क्या होगा? घटेगी। अब पता है यहां से आपको ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ध्यान रखना है। अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रतिरोध उसका बहुत ज्यादा हो? तो बस आपको क्या करना है, आर इनवर्सली 1/g। अगर उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो चालकता क्या होगी? कम। और इस तरीके से फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा ये G2/G। ठीक है ना? तो यहां छोटी छोटी चीजें हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होने पर उसकी चालकता घटती है और किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होने पर उस पदार्थ की चालकता बढ़ती है। ठीक है ना? तो बेसिक सी जानकारी थी। अब इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप लोगों को निकालना है। ठीक है ना? तो तब तक इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना? और उसके बाद हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र को निकालेंगे, सीखेंगे विमीय सूत्र कैसे निकलता है। जो देखें आप सभी, प्रतिरोध का विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र M1 L2 T-3 और A-2, सॉरी T-3 और A-2 ये होता है। ठीक है ना? तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है? M1 L2 T-3 A-2। आपको प्रतिरोध जो होता है परिपथ में, जैसे कि परिपथ आप लोगों का हुआ शॉर्ट सर्किट, कोई परिपथ हुआ जैसे क्या है परिपथ शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध कितना हो जाता है वहां पर? अप्रोक्स 0। ठीक है ना? ओपन जो सर्किट होता है, खुला परिपथ होता है, खुला परिपथ जो होता है उसमें कितना हो जाता है? आर अप्रोक्स इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट में धारा कैसी हो जाती है? अनलिमिटेड, असीमित। और यहां धारा क्या हो जाती है? 0। ठीक है ना? तो प्रतिरोध जो परिपथों में, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार सवाल आ चुका है कि एक शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध मान कितना होता है, तो क्या कहना है आपको? कितना होता है? लगभग 0। एक खुला परिपथ जो होता है उसमें प्रतिरोध मान कितना होता है? तो क्या है? अनंत। ठीक है ना? तो धारा पूछ ले तो क्या होती है? असीमित होती है। और करंट क्या होता है वहां पर? 0 होता है। ठीक है ना? अब हम आगे तरफ और बेसिक जानकारी लेते हैं। मानव शरीर प्रतिरोध, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है मानव की दो अवस्था होती है, एक होता है सूखा और एक होता है गीला। सूखा को बोलेंगे ड्राई और गीला को बोलेंगे वेट। सूखी अवस्था में प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। और गीली अवस्था में प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? तो प्रतिरोध कम ज्यादा होता है तो 10 किलो ओम से, ठीक है, 50 किलो ओम के लगभग होता है। और यहां कितना होता है? 1 किलो ओम से 5 किलो ओम के बीच होता है। तो ध्यान रख लेना है आपको कि अगर व्यक्ति सूखी अवस्था में है, ड्राई अवस्था में, पानी से नहीं भींगा हुआ, तो सूखी अवस्था होगी तो प्रतिरोध कितना होने वाला है वहां पर? 10,000 से लेकर 50,000 ओम। और गीली अवस्था है तो कितना होने वाला है? 1 किलो ओम से 5 किलो ओम के बीच में होने वाला है। ठीक है ना? और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध से संबंधित नियम।
तो बेसिक सी जानकारी थी आपके प्रतिरोध के बारे में। तो यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं, एक परिभाषा पूछ ली जाती है कि किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो बहने वाली धारा में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। यूनिट पूछ ली जाती है। कुछ ये पूछ लिया जाता है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। फिर पूछ लिया जाता है कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो प्रतिरोध मान कितना, खुला परिपथ है तो प्रतिरोध मान कितना। ठीक है, अब और एक सवाल दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इसी के साथ साथ में उसका आंसर देना है आप लोगों को। देखिए निम्न में से प्रतिरोध का मापन होता है। ए ओम, बी मेगा ओम, सी वाट और डी प्रति ओम। आपके पास में 4 विकल्प हैं। राइट आंसर कौन से होने वाला है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस गुणधर्म के कारण पदार्थ गर्म होता है? पदार्थ गर्म हो जाता है। पदार्थ गर्म हो जाता है। ए आर, बी एल, सी पी और डी सी। 4 ऑप्शन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है? क्या हुआ? तो यहां जो राइट आंसर होने, प्रतिरोध किस मापा जाता है? यहां पर वाट में। किस गुणधर्म के कारण पदार्थ गर्म हो जाता है? तो राइट आंसर कौन सा है आपका? प्रतिरोध। ठीक है, तो अब जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे प्रतिरोध संबंधित नियम। क्या हुआ अमित? प्रतिरोध नियम। प्रतिरोध नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध जो होता है उसके नियम क्या है ये देखना है। पहला नियम है, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं हम आर प्रोपोर्शनल है। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की लंबाई बढ़ाई जाए, उसको खींचकर लंबाई बढ़ाई जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। ठीक है ना? तो उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में उसको खींचा जा रहा है। ठीक है ना? तो हम इससे फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। दूसरा नियम है, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं रेसिप्रोकल होता है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं R इनवर्सली 1/A। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं यहां पर बताने वाला हूं। समीकरण 2। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखें, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैं जस्ट में कट करता हूं और कट करने के बाद में मैं देखता हूं उस कंडक्टर का ऐसा एरिया बनता है, तो इसे बोला जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसी शेप में होता है? वृत्त। और वृत्त जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
ठीक है ना, और इसे ही क्या बोला जाएगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। आप सब जानते हो आर बराबर होता है डी बटा 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए ए बराबर पाई बटा 4 डी स्क्वायर। तो किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में निकाल सकता हूं वो कितना होगा, ठीक है ना। तो इससे एक फॉर्मूला डिजाइन होगा अच्छी तरीके से, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ए प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। तो A1 बटे A2 बराबर D1 बटे D2 का स्क्वायर। ये जितने भी मैंने बॉक्स में लिखे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले सवाल हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है इसका नियम, पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। चौथा है आपका, पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं टी प्रोपोर्शनल ताप। लेकिन यह बात पता है इसलिए नहीं बोली जाती कई बुक्स के अंदर कि अगर पदार्थ एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, एक ही सबस्टेंस से मिलकर बना है, तो वो पदार्थ के लिए ये बात वहां पर क्या होगी, लागू होगी। अगर वहां पर जो मटेरियल है उसको कंपोज कर दिया जाता है, एलॉय कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, तो ये बात वहां पर क्या जाती, गलत हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध संबंधित ये नियम थे। अब थोड़ा सा हम आगे तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे, वो न्यूमेरिकल टाइप बनते हैं। कैसे कि एक चालक पदार्थ को पहले की अपेक्षा खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो अब प्रतिरोध कितना होगा, जबकि पहले प्रतिरोध इतना था, जो भी दे दी वैल्यू, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। या फिर पूछ लिया जाता है यदि किसी चालक पदार्थ का क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर खींचकर आधा कर दिया जाता है, या खींचकर डबल कर दिया जाता है, या खींचकर स्थिरांक कर दिया जाता है, तो बताइए अब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे सवाल इस पर बनते हैं, और वो सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो क्लास आपकी होने वाली है प्रतिरोध संबंधित प्रॉब्लम्स और ओम्स लॉ संबंधित प्रॉब्लम। तो उसमें पूरा टोटली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।